नाउ ये हम लोग को आ गया। नेक्स्ट ओके, तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ए बी का वैल्यू क्या है, हम लोगों ने ए बी का वैल्यू लिया था dx, सो वी कैन रिप्लेस दिस ए बी विथ dx एंड राइट दिस इक्वेशन अगेन r d थीटा बाई dx, और यहीं से लिख सकते हैं कि dx इज इक्वल टू r d थीटा बाई साइन थीटा। मिल गया हम लोग को dx का इक्वेशन, ये dx यहां पुट कर। अब जरा इस ये बड़ा ही भद्दा सा लग रहा है, इसको भी ठीक करते हैं। तो इन ट्राइंगल एसीपी, इन ट्राइंगल एसीपी ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस डी एक्स dx नहीं एक्स स्क्वायर बोलेंगे हम लोग, एक्स स्क्वायर, बिकॉज ये एक्स तो हम लोग बीच में से नहीं लेंगे, सॉरी ये यहां से लेंगे हम लोग, बिकॉज ये और ये दोनों ही एकदम इतना छोटा है कि एक दूसरे के ऊपर ऐसा लग रहा है कि दे आर ओवरलैपिंग ईच अदर। तो चाहे यहां से ले, यहां से ले, यहां से ले, इट विल बी स्टिल एक्स, बिकॉज दे टू आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। तो इसको यहां से लेंगे हम लोग, और सो नाउ इसको अगर हम लोग इस तरह से भी चाहे तो लिख सकते हैं, r इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर ऑफ हाफ, अगर इसको उधर भेज दिए रूट हो जाएगा तो, और अगर इसको हम लोग क्यूब कर दिए तो दिस कैन अगेन बी रिटन एज r क्यूब इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर ऑफ 3/2। So now we can replace this whole thing with r cube. Let this be equation number 2, let this be equation number 3, let this be equation number 1. So replacing the values obtained in equation number 2 and equation number 3 in equation number 1, we can write dB is equal to mu naught n, dx के बदले लिखेंगे ये वाला r d थीटा बाय साइन थीटा आई ए स्क्वायर, नीचे रहेगा एक 2, ये पूरे के बदले आ जाएगा r क्यूब, ये r इसको काट देगा स्क्वायर हो जाएगा, और सब कुछ काटा कुटी होने के बाद अगर हम लोग इसको फिर से लिखना चाहे तो ये इस तरह से लिखा जाएगा 1/2 म्यू नॉट n d थीटा बाय साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय ए स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, एक बीच में आई। नाउ ये जो ए स्क्वायर आर स्क्वायर है और ये जो साइन थीटा है, हम लोगों ने यहाँ पे एक चीज एस्टैब्लिश कर लिया है कि दिस एंगल थीटा इज द पैरामीटर व्हिच इज गिविंग अस द आइडिया अबाउट द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ पी। अगर ये पी इधर हो जाएगा तो एंगल बदलेगा, यहाँ रहेगा तो एंगल बदलेगा, यहाँ रहेगा तो एंगल बदलेगा, कहीं भी रखेगा तो एंगल बदलेगा। पी को फिक्स करके डीएक्स को भी अगर हम चेंज कर दिए तो भी एंगल बदलेगा। दैट मींस एंगल इज गिविंग अस द आइडिया अबाउट इट्स पोजीशन। तो ये एंगल को हम लोग को इंडिकेट करना चाहिए, इंडिकेट करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक ही आ जाएगा। दिखाते कैसे होता है, तो ये एंगल ठोक ऊपर आ जाए तो और बढ़िया रहेगा। तो देखते ऐसा कुछ कर सकते हैं कि नहीं। अगर ये एंगल एसीपी के एंगल में अगर हम लोग वापस लेते हैं एसीपी ट्राइंगल में, तो हम लोग वहां पे क्या देख सकते हैं, अगेन इन ट्राइंगल एसीपी साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, दैट मींस it will be a by r and sin square theta squaring both the side will give us a square by r square. That means this can again be replaced by this. So taking this value into this, we can write this again as dB equal to half mu naught n I sin square थीटा बाई साइन थीटा डी थीटा। तो ये कट जाएगा
और फाइनली जो हमारा इक्वेशन बनेगा वो हो जाएगा dB इज इक्वल टू हाफ म्यू नॉट ni साइन थीटा डी थीटा। अब यहाँ पे अगर हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये कहाँ से कहाँ तक थीटा जा सकता है। अब इसको देखो, एक थर्ड डायग्राम हम लोग बनाना पड़ेगा। हम इसको इरेज करते हैं। यहाँ पे एक थर्ड डायग्राम बनाएंगे। दैट डायग्राम विल गिव अस द आइडिया अबाउट द इंटीग्रेशन। यानी अगर हमारा ये रहा सॉलिनॉइड, ये रहा एक्सिस जहां पे हमारा पॉइंट P है, तो E से लेकर F तक, यहां से यहां तक जो दिख रहा है ये क्या है, ये एंगल थीटा। तो यहां से हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं इसको यहां तक। लेट दिस बी थीटा 1, लेट दिस बी थीटा 2। क्यों इंटीग्रेट कर सकते हैं? ये जो dx दिख रहा है, ये एंड को हम घसका के यहाँ पे ले आ सकते हैं, इसको घसका के यहाँ पे ले आ सकते हैं। हम लोग पूरा यहाँ से वहां तक इंटीग्रेट मार सकते हैं, बिकॉज ये यहाँ घसक जाएगा, ये यहाँ घसक जाएगा, तो dx विल टर्न इनटू द होल लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड। दैट मींस वी आर गेटिंग द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द होल सोलेनॉइड एट दिस पॉइंट P। अगर पूरे सोलेनॉइड के कारण ये पॉइंट P यहाँ पे रहा, तो पूरे सोलेनॉइड के कारण मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से निकालेंगे तो भी थीटा 1 से थीटा 2 तक का ही हमको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। दैट मीन्स वी आर गेटिंग अ जनरलाइज्ड इक्वेशन। तो हम लोग यहाँ पे जैसे इसको इंटीग्रेट करते हैं तो ये क्या दे देगा हम लोग को, वी विल गेट मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dB इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम थीटा 1 to थीटा 2 म्यू नॉट ni साइन थीटा डी थीटा। b इज इक्वल टू, ये सारे कांस्टेंट को हटाते हैं हम लोग, बाहर निकालते हैं, म्यू नॉट ni इंटीग्रेशन थीटा 1 to थीटा 2 साइन थीटा डी थीटा। इसका इंटीग्रेशन आता है हाफ म्यू नॉट ni माइनस कॉस थीटा थीटा 1 to थीटा 2। अब यहाँ पे हम लोग स्टेप जंप करने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग को प्रोसेस ये कहता है कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हम लोग करना पड़ेगा। दैट मीन्स वी विल गेट, चलो स्टेप जंप नहीं करते, दिखा देते हैं। b इज इक्वल टू हाफ म्यू नॉट ni माइनस कॉस थीटा 2 माइनस ऑफ माइनस कॉस थीटा 1। ये माइनस है फॉर्मूला में, ये माइनस तो हम लोग यहाँ ऑब्टेंड है, इसलिए यहाँ पे माइनस आ गया। तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसको बाहर आगे लिख देते हैं, इसको पीछे लिख देते हैं। तो आवर फाइनल इक्वेशन बिकम्स b इज इक्वल टू हाफ म्यू नॉट ni cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। This is the equation which will give us the magnetic field at a point on the axis due to a solenoid। अब यहां पे हम लोग कुछ स्पेशल केसेस के बारे में पढ़ लेते हैं। केस 1, केस 1 हम लोग क्या बताएगा, अगर ये पॉइंट पूरी तरीके से बीच में आ गया तो क्या हो जाएगा। अगर ये पॉइंट पूरी तरीके से बीच में आ जाएगा, और या फिर इस तरह से कह सकते हो पूरी तरीके से बीच में अगर आ गया, या फिर ये सोलेनॉइड बहुत लंबा है, बहुत लंबा हो जाएगा। पहली बात, इतना चौड़ा सोलेनॉइड नहीं लेते हम लोग, हमेशा सोलेनॉइड छोटा ही रहता है। ये एवी फैक्टर इसका काम करेगा। इमेजिन करो ये काफी छोटा हो गया, जैसे ये छोटा होगा तो ये ऊपर उठेगा, और ये अगर ऊपर उठेगा, ये अगर ऊपर उठ गया एक्सिस, तो ये थीटा 1 तो और छोटा हो जाएगा, थीटा 2 और बड़ा हो जाएगा, एज इफ दे आर कोइंसाइडिंग विद द एक्सिस। ऐसा लगेगा कि वो लोग एक्सिस से कोइंसाइड कर जा रहा है। तब जब p पूरी तरह से बीचों बीच रहेगा, देन थीटा 1 विल बी इक्वल टू थीटा 2, नहीं, थीटा विल बी नॉट इक्वल टू थीटा 2, बट ऐसे समझने की कोशिश करो। ये बहुत ही अगर पतला हो गया, इमेजिन कर लो कि ये और इतना छोटा अगर सोलेनॉइड है, तो इसका एक्सिस भी देख लो कितना पतला होगा, एकदम छोटा होगा। इस वक्त यहाँ से
अगर एक लाइन यहाँ टालोगे और यहां से अगर एक यहाँ टालोगे तो this and this lines are coinciding with the axis. That means our case becomes case 1 when P is at the center of a long solenoid. In that case, theta 1 will be equal to 0 degree and theta 2 will be equal to 180 degree. तो cos theta 1 का वैल्यू cos 0 का वैल्यू 1 होता है, cos 180 का वैल्यू -1 होता है। तो 1 -1 हो जाएगा हम लोग का +1, 1 + 1 2, 2 कट जाएगा, म्यू नॉट ni, यानी हम लोग को यहाँ पे आ जाएगा B इज इक्वल टू हाफ म्यू नॉट ni cos 0 minus cos 180, which will give us B is equal to half mu naught ni 1 minus of -1, यहाँ पे 2 और 2 कट जाएगा, we will get mu naught ni. And case number 2, केस नंबर 2 हम लोगों को यहाँ पे ये बताएगा when P is at the edge of a long solenoid, यानी कि इमेजिन कर लो ये वाला यहाँ पे रखा गया है, ये वाला यहाँ रखा गया है, तो ये जो लाइन दिख रहा है ये लाइन, और ये काफी पतला है, तो ये लाइन जो है, ये जो एंगल दिख रहा है ये एंगल तो ऑलमोस्ट 0 डिग्री हो जाएगा, और ये जो थीटा 2 दिख रहा है वो पूरा 90 डिग्री पे खड़ा हो जाएगा, यानी थीटा 1 विल बी इक्वल टू 0 डिग्री एंड थीटा 2 विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो cos 90 0 होता है, ये चीज पूरा 0 हो जाएगा, ये वाला 1 आ जाएगा, यानी ये पूरा 1 से मल्टीप्लाई रहेगा, ये हो जाएगा हाफ म्यू नॉट ni. सो वी विल गेट B इक्वल टू हाफ म्यू नॉट ni cos 0 डिग्री माइनस cos 90 डिग्री, we will get B is equal to half mu naught ni. So this concludes the derivation. तो यहां से हम लोग ये समझ सकते हैं कि किस तरीके से किसी भी सोलेनॉइड में हम लोग सोलेनॉइड के भीतर उसके एक्सिस पर, याद रखना कहीं भी हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, कहीं भी निकालने के लिए हमारे पास एक और फॉर्मूला है एम्पियर सर्किटल लॉ, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद में। तो एम्पियर सर्किटल लॉ से हम लोग कहीं भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये वाले फॉर्मूले से सिर्फ और सिर्फ हम लोग एक्सिस पे ही निकालेंगे, कहीं और नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक्सिस पे। तो ये रहा हमारा मेन फॉर्मूला, जहाँ पे किसी भी सॉलिड के कारण हम लोग एक्सिस पे मैग्नेट कितना है, मैग्नेटिक फील्ड कितना है वो निकाल सकते हैं हम लोग, और दैट आर द स्पेशल केसेस। तो देख लो सबको, अगर समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो पूछो, हम बताते हैं।